हाँ जी बेटा बताइए दक्ष। सबसे पहले मैं आपका डाउट लेता हूँ। बेटा आपका डाउट था ना डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस में, उसमें बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट नहीं यूज होगा, वो उसके बिना भी प्रूव हो जाए। यस सर। ठीक है। उस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू यस वेक्टर। सर। ठीक है। तो बेटा इनके बीच में मान लीजिए एंगल है थीटा, तो ये थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे प्रूव कैसे करेंगे वो अलग बात है। अब यहाँ पर इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप वेक्टर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वेक्टर्स में एडिशन कैसे की जाती है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करूं, इन दोनों में एंगल थीटा है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करूं, कंप्लीट करूं इस तरह से, तो इसकी ये जो डायगोनल होगी ये हमें क्या वैल्यू देगी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अगर मुझे ए माइनस बी चाहिए तो मुझे ए और माइनस बी का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, ए और माइनस बी। और माइनस बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो बी वेक्टर के इक्वल होगा, डायरेक्शन वाइज ये ऑपोजिट होगा। इस पैरेललोग्राम की डायगोनल ये आ रही है, तो ये डायगोनल ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, मतलब ये a माइनस बी है। ठीक है। तो आपको देखने में फिलहाल इस डायग्राम में दिख रहा है कि a प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड मैं लूं तो ये वाली लेंथ जो ऊपर वाली ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस लेंथ। तो इसका मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी से ज्यादा है इस सिचुएशन में जो मैंने डायग्राम में शो किया। अब आप एक और केस को विजुअलाइज करो। ये एक वेक्टर a है, ये एक वेक्टर b है। इन दोनों में एंगल 90 है, थीटा की वैल्यू अगर 90 है। अब मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं। ये पैरेललोग्राम कैसा बना, ये तो रेक्टेंगल बना। सर रेक्टेंगल। हाँ, तो इसका जो रिजल्टेंट है, इसकी जो डायगोनल है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या है, इस डायगोनल की लेंथ। अब अगर मैं यहां पर माइनस बी वेक्टर ले लूं तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, न्यूमेरिकली तो बी वेक्टर के इक्वल होगा, मतलब डायग्राम में लेंथ उसकी बराबर होगी, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। अब ये वाली जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट कर रही है ए और माइनस बी का रिजल्टेंट, मतलब दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये ए माइनस बी है। अब डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये ऊपर वाली डायगोनल और नीचे वाली डायगोनल की लेंथ सेम है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी यस सर। होगा। ये तभी ऐसा होगा जब एंगल 90 है। एनीवे तो हमने डायग्रामेटिकली विजुअलाइज किया। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, आप इसको बेटा इस तरह से सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, वो जो आर के लिए फॉर्मूला हमने लिखा था, दैट इज रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी। यस सर। यस सर। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में हमने क्या था, यहाँ पे माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है। अब ये आ गया आपके पास। अब दोनों साइड्स की स्क्वेयरिंग करो तो ये रूट रूट कैंसल आउट हो जाएगा। जब रूट कैंसल आउट हो जाएगा उसके बाद ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आया ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। इस माइनस ट्वाइस ए बी को लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करो, यू विल गेट ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ए बी, मतलब वो हो जाएगा 4ab cos थीटा। 4ab cos थीटा और राइट साइड में हो जाएगा 0। अब ना तो 4 0 है, ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी 0 है, दोनों में से कोई भी नल वेक्टर अगर नहीं है तो एक ही चीज 0 हो सकती है, दैट इज cos थीटा। दैट मीन्स cos थीटा इज 0। और अगर cos थीटा 0 है इसका मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। cos इनवर्स 0 दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए कोसाइन रेशियो 0 होती है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट नेहा, आपके कुछ डाउट्स थे? ये बेटा डाउट्स ये लास्ट शीट मैंने भेजी है, क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर, ये वाली है। हाँ, ऐसे जो आपने रिसेंटली कल भेजी थी ना जो ठीक है, शीट, ठीक वो है, वाली। ठीक है। तो इसमें किस किस क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड और एक 9th। हाँ, और आपने ये भी कहा कि कुछ और कंसेप्ट्स में भी आपको डाउट है।
हाँ यस सर। हाँ वो भी बताइए जरा, क्या कंसेप्ट है वो। ये छोटे छोटे हैं सर। वो एक्चुअली एक चीज पूछनी है हाँ बोलो। कि वो जो सर वहाँ पे एक क्वेश्चन था, उसमें ए बी वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड पूछा था ए बी। तो सर अगर हम ए बी वेक्टर, जैसे हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप आ रहा है, तो हम उसे आराम से स्क्वायर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर लेंगे। तो बिल्कुल। लेकिन सर अगर मान लो हमें इस तरीके से नहीं करना, हम अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तब भी तो ए बी ही आएगा ना। पर तब भी उन दोनों को अगर देखें तो इक्वल नहीं आ रहे थे वो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं ना आएगा, आप समझे नहीं। आप देखो, आपको क्वेश्चन में अगर कोई वेक्टर पता है, वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन है, मान लीजिए कोई वेक्टर ए वेक्टर आपके पास है, जैसा आपने कहा 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है ना। यस सर। अब बेटा इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसमें आपको ये तो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस वेक्टर ए के कुछ एक्स कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है 3 यूनिट, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है 4 यूनिट। फिर अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो उसके लिए आप रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे, जो कि निकल के आ जाएगा 5 यूनिट। ओवरऑल इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट 3 यूनिट है, वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट है, लेकिन इसका पूरा मैग्नीट्यूड, मतलब ये हो गया सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊं तो ये वेक्टर कहाँ, ये वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, एक्स में 3 वाई में 4, ठीक है। तो ये वेक्टर, ये मैं रेड कलर से वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ये वेक्टर कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन लूं यहां पे, तो एक्स एक्सिस पे ये 3 यूनिट आ रही है, और वाई एक्सिस पे ये जो प्रोजेक्शन है, इसका जो कंपोनेंट है, ये 4 यूनिट आ रहा है। बट इसकी अपनी लेंथ कितनी है, दैट इज 5 यूनिट। इसका अपना मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 5 यूनिट। अब ये जरूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये बेटा एक कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, ये सभी लोग ध्यान दीजिए। ये ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ये वेक्टर यहीं पर हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये वेक्टर भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर को। अगर मैं इस वेक्टर को यहां से शिफ्ट करके थोड़ा आगे शिफ्ट कर दूं, मान लो कहीं पे भी थोड़ा आगे, लेट अस से मैं इसको यहां से लेके ये यहां तक ड्रॉ कर देता हूं। इसकी लेंथ 5 है। अब ये 3, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट अब भी कितना होगा, 3 ही होगा। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये लेंथ भी कितनी आ रही होगी, 3। और अगर आप यहां से भी इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये लेंथ अब भी 4 होगी। और वैसे भी फंडामेंटल कंसेप्ट्स में हमने ये चीज डिस्कस की हुई है, किसी भी वेक्टर को अपनी लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग आप कभी भी आगे पीछे डिस्प्लेस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका कार्टेशियन फॉर्म में भी हमने पढ़ा, अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लोगे, ये 3 है पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट 6 होगा, ये 4 है तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पे 8 होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 6 एंड 8, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 4। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते वक्त मैंने आपको ये भी बताया था, इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। और अगर कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल पॉइंट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इनिशियल पॉइंट इनटू आई कैप, प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल पॉइंट माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द इनिशियल पॉइंट इनटू जे कैप। या फिर से देखोगे तो ये वही वेक्टर बन जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। मतलब ये मैं दो अलग अलग तरीके से बताए हुए कंसेप्ट को सिंपली रिलेट कर रहा हूं, और यही काम करना होता है। अलग अलग तरीके से जो कंसेप्ट आपने पढ़े उनको बस रिलेट करो, जोड़ो, कनेक्ट करने की कोशिश करो, दिमाग अपने आप नए कंसेप्ट बिल्ड करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो मैंने पहले भी कहा था, किसी भी वेक्टर को अपनी लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग आप आगे या पीछे डिस्प्लेस कर सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने कहा जी ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, उसको मैंने कहा चलो डायग्राम में प्लॉट करते हैं। पहले तो कुछ चीजें बताई, एक्स कंपोनेंट 3 है, वाई कंपोनेंट 4 है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर मैंने इसको डायग्राम में, चाहे ओरिजिन से लेके आप इस पॉइंट तक ड्रॉ कर दो। अगर ओरिजिन से इस पॉइंट तक ड्रॉ करते हो तो ये वैसे भी हो जाएगा 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। और वैसे भी अगर ओरिजिन से कोई वेक्टर स्टार्ट हो रहा हो तो उसको हम पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। वो सीधा एक्स कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट इनटू जे कैप या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी सेम आ रहा है, ठीक है। अब आपका दूसरा डाउट क्या था इसमें, कि आप क्या कह रहे थे, मैग्नीट्यूड्स को, किन मैग्नीट्यूड्स को माइनस करेंगे। सर जैसे
ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, हम्म। तो अगर हम सिंपली ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड करें तो वो उसके बराबर नहीं आएगा जैसे ए बी नहीं का आएगा, फुल मैग्नीट्यूड। नहीं आएगा। देखो डिपेंड करता है ना, आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमने कहा जी ए डॉट बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। हाँ, इनका मैग्नीट्यूड तब इक्वल आ सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, खैर ए डॉट बी में तो होगा ही मैग्नीट्यूड, सिर्फ ये स्केलर है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी तभी होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, मतलब थीटा 0 डिग्री हो, दोनों वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन, तब जाके उनका डॉट प्रोडक्ट और उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट बराबर होगा। अदरवाइज हमने फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ा ही तो ये है, आप इसमें पुराने लॉजिक नहीं ना लगा सकते, क्योंकि ये वेक्टर्स है ना, आप क्यों ऐसे सोच रहे हैं कि मैं इनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करूं तो उसके बराबर आए। एडिशन में आया था कि दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं 3 और 4, तो वो 7 क्यों नहीं हो रहा। हाँ, 3 और 4 यूनिट्स ऐड करके 7 यूनिट्स हो सकता है अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में 3 और 4 का प्रोडक्ट है 12, अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी 12 यूनिट आ सकता है, लेकिन वो कब, जब cos थीटा 1 होगा, मतलब थीटा 0, यानी कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। सिर्फ उसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, अगर कोई भी और एंगल होगा तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अलग होगा और इनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट अलग होगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, और क्या डाउट था क्वेश्चंस के सिवा? सर वो आपने पिछली क्लास में वो वाला क्वेश्चन करवाया था ना कि वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें दो डायगोनल्स दी होगी, यस, सर वो डिटर्मिन, सर वो उसमें सर आपने हाफ वाला फॉर्मूला लगाया था कि हाफ फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए d1 वेक्टर। क्रॉस d2, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2। हाँ सर लेकिन ऐसा फॉर्मूला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है ना कि हाफ हाफ बेस इनटू बेस हाइट। इंटू अल्टीट्यूड होता है ना। यस सर। यहां पर भी अगर आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है, अगर एडजेसेंट साइड्स गिवन है, नॉट डायगोनल बट द एडजेसेंट साइड्स, अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए से और वेक्टर बी से, दो एडजेसेंट साइड्स हैं, जो भी इनके बीच का एंगल होगा उसको छोड़ते हैं एक मिनट के लिए, चलो एंगल थीटा है। इस केस में पूरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब अगर मैं इस पैरेललोग्राम की कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं, चाहे वो ये वाली डायगोनल हो, चाहे वो ये वाली डायगोनल हो, मान लो मैं ये वाली डायगोनल ले रहा हूं जिसको मैं अभी बोल्ड शो कर रहा हूं, तो ये एक ट्राइंगल है। अगर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आपको चाहिए तो देखिए, आपने इतना तो पहले से पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। So since it is half of the area of parallelogram, तो it must be equal to half of magnitude of A cross B। लेकिन ये फॉर्मूले तब एप्लीकेबल हैं जब A वेक्टर और B वेक्टर पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट द डायगोनल्स। अब अगर डायगोनल्स आपको गिवन है, अब आप खुद देखो ना, आप कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा, A क्रॉस B की वैल्यू ज्यादा होगी कि D1 क्रॉस D2 की वैल्यू ज्यादा होगी? दोनों डायगोनल्स लंबे हैं ना ए और बी से। यस सर। तो अगर मैं d1 क्रॉस d2 का मॉड लूंगा तो वो ज्यादा आना चाहिए, और एंगल भी इनमें ज्यादा, सो इसलिए d1 क्रॉस d2 नहीं। हाँ, जब डायगोनल्स की टर्म्स में लिखना, अगर डायगोनल्स आपको गिवन है देन इट इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। और हाँ, अब अगर आपको एक पार्ट का एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको चाहिए तो वो 1/4 ऑफ d1 क्रॉस d2 हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके सर। इन जनरल अगर आपको कोई भी ट्राइंगल गिवन है, इन जनरल कोई भी ट्राइंगल गिवन है जिसकी एक साइड है ए वेक्टर, दूसरी साइड है बी वेक्टर, या आपने ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया, तो आप डायरेक्टली इसमें भी यही फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट, तो पैरेललोग्राम का एरिया वही होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी,
तो यस सर, वो तो ट्राइंगल के लिए तो इजी है सर। अगर मान लो जैसे हमें एडजेसेंट साइड्स दिए तो फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर कर देंगे, अगर इंटू तो डायगोनल्स दिए तो। हाँ, बिल्कुल सही है, इंटू मत बोलो, क्रॉस बोलो, क्रॉस। ओके सर, और सर अगर डायगोनल्स दिए तो फिर हाफ डायगोनल 1 क्रॉस। डायगोनल 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा और बताओ, और किसी कंसेप्ट में डाउट है? डोंट हेजिटेट, जितने भी डाउट्स हैं पूछिए बेटा। कभी ये नहीं सोचना कि मेरा डाउट कहीं सिली डाउट तो नहीं है। और किसी का कोई डाउट किसी कंसेप्ट में? नो सर। ओके, तो चलिए मैं अभी एक्सक्यूज मी सर, एक चीज पूछनी है बस, ये क्लास हाँ सर बोलिए बोलिए। उसमें आप सर उसमें जो आप डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बता रहे थे उसमें हाँ आपने एक फोर्थ पॉइंट बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा अगर वेक्टर्स जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। यस यस। सर तो उसमें आपने थीटा 0 लिया था, तो उस केस में मुझे जानना था कि आपने इसको जो आप इसको 0 डिग्री और 180 डिग्री इसीलिए लिख रहे थे ना क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली लाई करेंगे हाँ हाँ सेम डायरेक्शन में। हाँ। ओके सर। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी cos थीटा आ रहा है और cos थीटा की हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकती है, और वो तभी होगी जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 का मतलब वेक्टर्स पैरेलल, ठीक है। 180 होगा तो ये मिनिमम होगी, 180 होगा तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस ए बी। अगर थीटा, if theta is equal to 0 degree, in such a situation a vector dot b vector is equal to a into b, and if theta is equal to 180 degree, in such a situation a dot b is equal to minus ab। समझ आई ये बात? सर लेकिन आप 180 डिग्री को भी तो मैक्सिमम में ले रहे थे ना। नहीं ले सकते, मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले ये समझ आ गया ना माइनस साइन कैसे आया? हाँ यस सर। हाँ, तो बेटा जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, वेक्टर्स में क्या होता है कि वेक्टर्स में माइनस साइन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। लेकिन ए डॉट बी वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन को डायरेक्शन नहीं इंडिकेट कर रहा, स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है लोअर वैल्यू। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, यहीं पे ए डॉट बी किया तो आपने वैल्यू आ गई +4, तो ए डॉट बी यहां किया अगर थीटा 180 होने पे तो ये वैल्यू आ जाएगी -4। अब +4 और -4 इक्वल नहीं है, -4 + 4 से 8 यूनिट छोटा है। तो स्केलर क्वांटिटीज में नेगेटिव साइन होने का मतलब है वैल्यू का कम होना। वेक्टर क्वांटिटीज में अगर साइन नेगेटिव हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बराबर है 180 पे, ये थीटा 0 पे मैक्सिमम होगा, 180 पे मिनिमम होगा। सर तभी आप उसे मिनिमम वैल्यू -1 कह रहे थे। हाँ एग्जैक्टली। और एक और चीज, मतलब वैसे भी इन जनरल आपको ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा दो फंक्शंस हैं, ये बाउंडेड है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पीरियोडिक हैं, पीरियोडिक सभी हैं। पीरियोडिक मतलब एक फिक्स्ड पीरियड के बाद हर 360 डिग्री एंगल के बाद वो वैल्यू रिपीट हो जाती है। जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी, ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है, वही अगर 360 डिग्री रोटेट करके आप आगे आ जाएं तो वापस वहीं आ जाएंगे, तो ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा? अगर स्टार्टिंग से लूं तो ये हो जाएगा 390 डिग्री। तो साइन 390 डिग्री और साइन 30 सेम होंगे, tan 30 और tan 390, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ऐसा हर 360 डिग्री एंगल के बाद वैल्यूज रिपीट होंगी। और क्यों रिपीट होंगी, डायग्राम में आपको दिख रहा है, वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जब आप 360 डिग्री से मूव करेंगे। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पीरियोडिक फंक्शंस हैं, एक फिक्स्ड पीरियड के बाद इनकी वैल्यू रिपीट हो जाती है। अब रही बात, इनमें दो फंक्शंस जो हैं ये पीरियोडिक एज वेल एज बाउंडेड है, पीरियोडिक एज वेल एज बाउंडेड ऑल्सो। बाउंडेड मतलब डेफिनेट बाउंड्रीज हैं, इन डेफिनेट बाउंड्रीज के बीच में इनकी वैल्यू वेरी करेगी। एक लिमिट है, अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज
+1 और -1 के बीच में वेरी करती हैं। ये दोनों फंक्शंस पीरियोडिक भी हैं और बाउंडेड भी हैं। ऐसे फंक्शंस को हम हार्मोनिक फंक्शंस भी कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस। ये आपके लास्ट चैप्टर में ये यूज होगा, जब ऑसिलेशन एंड वेव्स हम पढ़ेंगे वहां पे दोबारा ये मैं रिपीट करूंगा। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? इट्स अ फंक्शन विच इज पीरियोडिक एज वेल एज बाउंडेड। तो जो पीरियोडिक, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पीरियोडिक हैं, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा दो रेशियोज ऐसी हैं, ये दो फंक्शंस ऐसे हैं जो पीरियोडिक तो हैं ही है, पीरियोडिक होने के साथ साथ बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब इनकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट, इस लिमिट के बाहर इनकी वैल्यूज नहीं जा सकती। अगर मैं ग्राफिकली यहां पे आपको प्लॉट करके दिखाऊं इन वैल्यूज को, तो ये आ गया हमारा थीटा एक्सिस। थीटा वाले एक्सिस पे अगर मैं थीटा की वैल्यूज पुट करूं, चलिए अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए रेडियन में ना पुट करके डिग्री में पुट कर रहा हूं, तो ये आ गया 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आ गया 180 डिग्री, फिर यहाँ पर आ गया 270 डिग्री। π/2 में लिखूं तो 3π/2 हो जाएगा, फिर 360 डिग्री, फिर वैसे ही अगर आप 90 और ऐड कर दो तो 450 डिग्री, 450 में 90 और ऐड करो तो 540 डिग्री। इस तरह से आप आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा, इन दोनों का ग्राफ मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ। अलग अलग कलर से प्लॉट करूंगा। सबसे पहले साइन थीटा का प्लॉट करता हूँ रेड कलर से। तो इसमें एक और चीज, यहाँ वैल्यूज मार्क कर दो, वाई एक्सिस पे +1 और दूसरी वैल्यू यहाँ पे -1। तो साइन 0 डिग्री बेटा जी 0 होता है, साइन 90 डिग्री पे +1 होता है, साइन 180 डिग्री पे फिर 0 होता है, साइन 270 डिग्री पे -1 हो जाता है, साइन 360 पे फिर से 0 हो जाता है, साइन 450 पे फिर से +1, 540 पे फिर 0। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ दो बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये ना तो +1 से ऊपर जा रही है इसकी वैल्यू, ना तो -1 से नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्रीज है। अब रही बात, अगर मैं cos थीटा की वैल्यूज प्लॉट करूं तो cos 0 डिग्री पे 1 होता है +1, cos 90 डिग्री पे 0 होता है, 180 पे -1 हो जाता है, 270 पे फिर से 0, 360 पे फिर से +1, 450 पे 0, 540 पे -1। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये कॉस थीटा का ग्राफ है, रेड कलर से जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ये साइन थीटा का ग्राफ है। तो ये +1 और -1 के बाहर इनकी वैल्यूज नहीं जा सकती। हाईएस्ट वैल्यू +1, लोएस्ट वैल्यू -1। क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। चलिए अब मैं आपके डाउट्स पे चल रहा हूं। और है कोई डाउट कंसेप्ट्स में? कोई भी है तो पूछिए बेटा, डोंट हेजिटेट। एनी डाउट, किसी भी तरह का डाउट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबसे पहले बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मॉड लगा हुआ है, पैरेलल बार्स मतलब मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड, दैट इज √3 टाइम्स A डॉट B, देन द वैल्यू ऑफ A प्लस B इज मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B। वैसे तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B क्या होगा? ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा और इसका होल स्क्वायर रूट लिखूं या पावर 1/2 लिखूं, बात तो एक ही हुई। लेकिन हमें जो ऑप्शंस गिवन है वहां पे इस फॉर्म में तो कोई है नहीं, तो मतलब वहां पे हमें cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब उसके लिए इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो ये है। तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है मॉड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू √3 टाइम्स A डॉट B। ठीक है, अब ये मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या होता है? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। अब n कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि अब सिंपली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और राइट साइड में A डॉट B,
दैट इज ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो अब आप देखो ये और ये कैंसल आउट हो गए। जब ये कैंसल आउट हो गए तो √3 को कॉस थीटा को लेफ्ट साइड पे ले आओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज √3। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो tan थीटा √3 किस एंगल के लिए होता है? दैट इज 60 डिग्री के लिए। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे अगर मैं cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट करूं तो बेटा cos 60 कितना होता है? दैट इज 1/2। तो इसकी जगह 1/2 पुट कर दूंगा। अगर cos थीटा को हटा के इसकी जगह मैं 1/2 लिखूं तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। तो बस आपको अपने आप आंसर मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन √(a² + b² + ab। क्लियर? यस सर। ओके, चलिए अब आप सबके लिए क्वेश्चन है मेरा, जरा बताइए मुझे कोई दो वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, मतलब मान लो एक का मैग्नीट्यूड है 10 तो दूसरे का भी कितना है 10। तो दो वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड वाइज उनके इक्वल है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं के इक्वल है, कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 10 है, मान लो ए वेक्टर भी 10 यूनिट है, बी वेक्टर भी 10 यूनिट है, और अगर आप a + b करते हैं वो भी 10 यूनिट आए, तो बताइए दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? सर रिपीट करो। मैं ये कह रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a is equal to magnitude of vector b and that is equal to magnitude of their resultant, या ऐसा कहो magnitude of a + b, उनके सम का मैग्नीट्यूड भी वही आ रहा है। तो बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? ये मैंने डिस्कस किया बड़ी बार बीच में वीडियोस में। तो 120। वेरी गुड जूनी। आशीष शर्मा जी, क्या हो गया? आशीष भूल गया कंसेप्ट? अरे बताओ तो सही, यस और नो। आशीष, आर यू देयर इन द क्लास? आशीष, आर यू देयर इन द क्लास? दक्ष, यस सर। याद है ये कंसेप्ट? नो सर। नहीं याद? तो बेटा फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, सर डायग्रामेटिक अभी भी मौका वाइज है, याद है। सुधार लो। बार बार कह रहा हूं, जो मैं काम करा रहा हूं, जब भी वीडियो देखते हो प्रॉपरली फोकस्ड देखिए, अकेले बैठिए, हेडफोन ऑन कीजिए, मतलब हेडफोन लगा के देखिए वीडियो, ईयरफोन हेडफोन कुछ भी, प्रॉपर नोट्स बनाइए उसी टाइम, और सेम डे बिफोर गोइंग टू बेड यू मस्ट रिवाइज एटलीस्ट वंस वो जो नोट्स। एक बार उन नोट्स को रिवाइज करो सोने से पहले। सोने से पहले फोन देख के मत सोया करो भाई। चलो एनीवे, तो डायग्रामेटिकली वाइज याद है। हाँ ऑब्ट्यूज डायग्रामेटिकली, एंगल बनाया था सर आपने, हाँ बिल्कुल ऑब्ट्यूज बिल्कुल, ट्रायंगल। गुड गुड। अब मैं सर डायग्राम, कंसेप्ट भूल गया। हाँ कंसेप्ट मैं बता देता हूँ अभी आपको, पहले तो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है तो इनकी लेंथ बराबर होगी डायग्राम में, है ना? और अगर यस सर। यस हाँ सर। प्रैक्टिकली आप ऐसा करके देखिए, आप इसको एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के तौर पे देख सकते हैं। दो वेक्टर्स ड्रॉ कीजिए, उनकी लेंथ बराबर रखो, मान लो दोनों 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, लेकिन उनके बीच में एंगल 120 डिग्री रखना, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करना, और फिर ये देखना जो उनकी जो रिजल्टेंट आ रही है डायगोनल, इसका मैग्नीट्यूड भी, ये भी लेंथ वाइज वही आएगी। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी लेंथ वाइज 5 आएगी। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री हो। क्यों, कैसे, ये अभी क्लियर कर देता हूं दोबारा, अभी तो मैंने डायग्राम में बताया। एक चीज और, अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, रिमेंबर कोप्लेनर होने चाहिए, और तीनों एक दूसरे के साथ एंगल्स 120 120 बना रहे हैं, एक ये है, एक ये है,
और तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो और बड़ी चीज ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। इन सच अ केस आर वेक्टर जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जी। कैसे? अभी मैंने बताया, मान लो ये 5 है, ये भी 5 होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं ले लूं तो वो भी 5 होगा। अब ये 5 है तो सी भी तो 5 है, दोनों 5 इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इनका वेक्टर सम 0 हो जाना चाहिए कि नहीं? क्लियर? यस सर। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली याद रखने हैं, अभी प्रैक्टिस करते करते दिमाग में बिल्ड हो जाने चाहिए, कल को कहीं एमसीक्यू आए तो हम सीधा ही आंसर कर सकें। एनीवे सर इसको सर ये जो आपने कोप्लेनर वेक्टर्स का बताया ना सर, ये आपने r इज इक्वल टू 0 किया है सर, एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? बेटा देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा कि अगर कोई 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं और तीनों आपस में एंगल 120 डिग्री, ये इन दोनों बी और सी में भी 120 है और ए और सी में भी 120, वैसे भी तीनों 120 को ऐड करोगे तो टोटल कंप्लीट प्लेन एंगल 360 होता है। तो अगर सिमेट्रिकली ये तीनों वेक्टर्स, तीनों की लेंथ बराबर है, मतलब तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है और तीनों एक दूसरे के साथ एंगल 120 डिग्री बना रहे हैं, सिमेट्रिकली ओरिएंटेड एंगल प्लेन के ऊपर, तो इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। कैसे 0 होना चाहिए? अभी अभी मैंने बताया कि जैसे ये ए और बी को देखिए, अगर आप ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल 120 है, और मैंने एग्जांपल ले लिया ऐसे अपने से कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका भी 5 है, तो इनका रिजल्टेंट लेने के लिए मुझे पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा ना? यस 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 ये सर। जो डायगोनल है ये इनका रिजल्टेंट होगी, और अभी अभी मैं कह रहा था अगर एंगल 120 है तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 5। यस सर। अब अगर कोई दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, फिर एंगल 120 हो या ना हो वो अलग बात रही है, एंगल 120 वाली। इन जनरल अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर के अलोंग एक्ट करता है। कहां पे? एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो 120 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना? यस सर। ये 60 और ये 120, तो ये पूरा ओवरऑल कितना हो गया? 180। तो इसका मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो सी के बिल्कुल ऑपोजिट है, सेम लाइन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मैग्नीट्यूड सी का भी उतना ही है 5, ए और बी का तो था ही था, इनके रिजल्टेंट का भी 5 था। अब ये 5 और ये सी वाला 5 दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो जब इसमें आप सी वेक्टर ऐड करोगे ए और बी के रिजल्टेंट में, ए प्लस बी में जब सी ऐड करोगे, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट 0 हो जाना चाहिए कि नहीं? यस सर। अब इसको अगर प्रूव करना है, जैसे मैंने यहां पे कहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, एंड लेट अस अज्यूम कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? x है। a का भी x, b का भी x और a प्लस b का भी x। अच्छा, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये मॉड ऑफ a प्लस बी ले रहा हूं, a magnitude of a square plus magnitude of b square plus twice ab into cos theta, right? अब बेटा अगर ये x है और राइट साइड में देखो, इनफैक्ट एक काम कर लो, अगर आप यहां से रूट को हटा ही दो तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं ना, बोथ साइड्स की स्क्वायरिंग करोगे, a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड x है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, राइट साइड में a भी x है, b भी x है, फिर ट्वाइस ए बी, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू कॉस ऑफ 1। एक मिनट के लिए चलो मैं थीटा लिख देता हूँ, अभी हमें नहीं पता एंगल कितना है। एनीवे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या आ गया? 0। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। कॉस 120 डिग्री के लिए -1/2 होता है। कैसे? तो क्या मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 180 माइनस थीटा, बिकॉज cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और 180 में माइनस करोगे तो cos में रहेगा, तो cos 180 माइनस थीटा cos थीटा होता है।
तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 180 माइनस 60 डिग्री, इजंट इट सो? क्लियर हुआ कि नहीं? सर आपने ए बी को एक्स स्क्वायर क्यों लिखा? ए भी एक्स है, बी भी एक्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ ना। ओके सर। सर उस वाले में जो आपने r इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा है ना जो, सर उसमें तो आपने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट जो होगा वो 5 के बराबर होगा एग्जाम्पल, तो सर ये तो मैग्नीट्यूड नहीं है। पहले सुन लो एक बार, ये जो मैंने आर कहा है ये ए और बी का रिजल्टेंट नहीं है, ये ए बी और सी तीनों का रिजल्टेंट है, तब इसका मैग्नीट्यूड 0 है। तो वहां पे जो मैंने बोला मैग्नीट्यूड, ये आर नहीं है, ये इस 5 को आर मत समझना, आर यहां पे ए बी और सी तीनों का रिजल्टेंट है, ठीक है? ओके सर। हाँ, अब क्लियर हो गया ना? डाउट क्लियर हो गया आपका या नहीं? ये सर, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ आप बोल रहे थे ना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेटर से कि 5 है, तो फिर तभी वो 0 आएगा ना आर। तो अगर ये आपने मैग्नीट्यूड नहीं लिया है, आपने सीधे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया है। हाँ, समझे नहीं? ये वेक्टर्स की भाषा है ना, मैं ये कह रहा हूं आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट में, रिजल्टेंट एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, डायरेक्शन भी। खैर मैग्नीट्यूड 0 होगा तो डायरेक्शन का इतना मतलब तो रहता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां तो मैं लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज 0, तो यहां मैं लिखूं आर वेक्टर इज नल वेक्टर, बात एक ही हुई। नल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0, तो ए बी सी तीनों का रिजल्टेंट 0 है। नहीं क्लियर हुआ? लेकिन सर आपने ये चीज बोली ना कि जो सी है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ए प्लस बी, अगर ए, हाँ ये सर, अगर a प्लस बी अगर 5 है तभी तो वो 0 आएगा ना। हाँ हाँ ऑब्वियसली, अगर एंगल 120 होगा, ए 5 है बी 5 है, यही चीज तो हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं। अगर एंगल 120 होगा ए और बी में, और ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं के बराबर आएगा, मतलब 5 ही आएगा। हाँ ये सर, ये तो मुझे क्लियर हो गया, लेकिन अगर मैं a का मैग्नीट्यूड लेती हूँ प्लस b का मैग्नीट्यूड लेती हूँ तो 5 प्लस 5 तो 10 हो जाएगा ना। अरे बेटा मैग्नीट्यूड वाइज क्यों ऐड कर रहे हो? मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम कह रहा हूँ, रिजल्टेंट कह रहा हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ मैग्नीट्यूड वाइज हम नहीं ऐड कर सकते, हम वेक्टर सम की बात कर रहे हैं। वैसे तो 5 और 5 10 होंगे, 5 प्लस 5 कभी 5 तो हो ही नहीं सकते ना। ये 5 यूनिट का वेक्टर, 5 यूनिट के वेक्टर को अगर वेक्टोरियली ऐड करता हूं तो जाके